नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 28 जून 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला करंट अफेयर होगा मैनार बर्ड विलेज के बारे में, दूसरा होगा वाटर यासिंथ के बारे में, तीसरा साओ जुआओ फेस्टिवल के बारे में और चौथा ज्योतिर्गमय फेस्टिवल के बारे में है। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला आर्टिकल जो हमारा आया है कि मैनार बर्ड विलेज के बारे में। देखिए अभी क्या हुआ है, एक विलेज है मैनार, जिसका नाम है मैनार। वो कहाँ पे है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। उसको बर्ड विलेज घोषित कर दिया गया है। वहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है आपका, उसने बर्ड विलेज से घोषित कर दिया। ऐसा क्यों करा है कि जो वहाँ की कम्युनिटी है, उनके कंजर्वेशन के एफर्ट से उन्होंने उसे बहुत अच्छी तरह से, जो आपका ये लेक है वहाँ पे मैनार में, दो लेक है जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। और वहाँ पे बर्ड्स की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। माइग्रेटरी बर्ड भी मिलती है आपकी, लोकल बर्ड भी मिलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड भी मिलते हैं। उनके कंजर्वेशन के लिए, उस लेक के कंजर्वेशन के लिए वहाँ की कम्युनिटी बहुत अच्छा काम किया, तो इसलिए उसको मैनार जो विलेज है उसको बर्ड विलेज घोषित कर दिया गया उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये आप देख सकते हो मैनार विलेज को, इसे नोटिफाई किया गया अभी। और फिर जो राजस्थान का इसे वेटलैंड, नया वेटलैंड बना दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसकी जो हाइलाइट्स बोले, जो यहाँ पे दो लेक है जिनका नाम है ब्रह्मा लेक और धंध लेक है। ठीक है, ये एक तरह से होस्ट है किसकी? माइग्रेटरी बर्ड की होस्ट है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड आती है दूसरी कंट्रीज से। ठीक है, उसके विंटर के सीजन में। तो इसी चीज़ को देखते जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ का, उसने इसे नोटिफाई किया है मैनार विलेज को वेटलैंड घोषित करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सेडिमेंट आपको स्टोरेज देखने को मिलता है, न्यूट्रिएंट का स्टोरेज देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि लोकल अथॉरिटी की वजह से इसको मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, इस लेक को मेंटेन किया जाएगा, दोनों लेक को। और इसका अगर जो स्टेटस जो वेटलैंड का इसे मिल जाएगा, अभी अभी तो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जब इसको वेटलैंड का स्टेटस मिल जाएगा तो यहाँ पे जो एक्वेटिक प्लांट है, उनकी वेजिटेशन अच्छी तरह से हो चुकेगी और उनका प्रोटेक्शन हो चुकेगा। यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका प्रोटेक्शन अच्छी तरह से किया जा चुकेगा। देखो आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ब्रह्मा लेक की जो पिक्चर है, एक धान लेक की पिक्चर है। यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हैं व्हाइट ब्राउन, आपके बर्ड्स है, माइग्रेटरी बर्ड्स है जो आपके विंटर सीजन में आती है। ठीक है, तो ये इसको वेटलैंड घोषित कर दिया गया है। आगे बढ़ते, तो अब स्पीसीज की बात करें, यहाँ पे लगभग 150 स्पीसीज लोकल और माइग्रेटरी को मिलाकर 150 स्पीसीज यहाँ पे आते हैं, जिसमें से कुछ स्पीसीज के नाम इस तरह से, जय ग्रीन शैंक है। ये जो पिक्चर मैंने इतनी सारी यहाँ पे डाली गई, इसलिए डाली गई कि जैसे अगर हम सिंपल नाम पढ़ लेंगे तो समझ में नहीं आएगी, मगर पिक्चर रहती है, थोड़ा माइंड में पिक्चर बन जाती है, आइडिया आ जाता है कि किस टाइप की दिखती है। ये ग्रीन शैंक इसको बोलते हैं। ये ग्रेटर फ्लेमिंगो आप तो जानते हैं इसका, व्हाइट टेल लैपिंग, रेड वेटर लैपिंग, कॉमन टी, पेलिकन, मार्स हैरियर, बार हेडेड गूज, ये सब यहाँ पे कुछ आपकी माइग्रेटेड और लोकल बर्ड्स देखने को मिलती है। यहाँ पे इनहेबिटेट करती है इन दोनों लेक्स में विंटर सीजन में। ठीक है, तो जो ये आपको देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ से आती है माइग्रेटरी बर्ड? ये सेंट्रल एशिया से आती है, यूरोप से आती है, मंगोलिया से आती है। तो एक तरह का आपका टूरिस्ट प्लेस बन गया है, जिससे यहाँ पे इकोनॉमी में बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में और कौन कौन सी साइट्स है या रामसर साइट्स है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान में दो रामसर साइट्स है, या कह लीजिए दो वेटलैंड है, जिसका नाम है क्यूलाइडो घाना नेशनल पार्क, जो कि भरतपुर में है। जो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, क्यूलाइडो नेशनल पार्क ये रहा आपका, बिल्कुल ईस्ट में है। राजस्थान का जो मैप है उसमें ईस्ट में है बिल्कुल। ठीक है, और दूसरा है सांबर साल्ट लेक, जो कि जयपुर में है। सांबर साल्ट लेक यहाँ पे है, जो कि जयपुर में है। ठीक है, अब क्यूलाइडो नेशनल पार्क ये रहा, इसकी पिक्चर डाली हुई है। और सांबर लेक की आपका एरियल व्यू ऊपर से लिया गया है, और आपका सांबर साल्ट लेक का एक्रोस व्यू लिया गया है, यानी क्रॉस सेक्शन एक तरह से लिया गया है, हॉरिजॉन्टल व्यू। तो आप यहाँ पे देखते हैं दोनों ही आपकी रामसर साइट है इसकी, राजस्थान की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे अगर रामसर साइट्स की बात करें तो ये पूरा मैप दिया गया है कि इंडिया में मई तक की अगर बात करें कितनी रामसर साइट थी, तो 49 रामसर साइट्स है इंडिया में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 40 रामसर साइट्स है, इनमें किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी साइट्स है, उनका नाम क्या क्या है, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो, इस मैप को रोक के थोड़ी देर स्लाइड को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। तो 49 रामसर साइट्स है। आगे बढ़ते हैं। अब किस किस स्टेट में कितनी कितनी, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे आंध्र प्रदेश में आपकी एक रामसर साइट है जिसका नाम है कोलोरी लेक। दूसरी आसाम में एक है आपका दीपर बिल है। बिहार में एक है आपका कंवर लेक है। गुजरात में चार है।
ठीक है आपका, जिसमें खिजाड़िया है, नल सरोवर है, थोल लेक है और दुधवना वेटलैंड है। ठीक है, हरियाणा में दो है। ठीक है, आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस तरह से आप सारी ये देख सकते हो। अगर हम राजस्थान की बात करें, ये रहा राजस्थान। राजस्थान की बात करें, क्योंकि हमने डिस्कस की दो यहाँ पे आपकी, वो है किल्लर नेशनल पार्क और सांबर लेक। ठीक है, तो ये चीजें हमने डिस्कस की। आप उस स्लाइड को पॉज करके इस पूरी पिक्चर को, इस पूरी उसको देख सकते हो, लिस्ट को, कि कितनी कितनी है। तो स्टेट वाइज भी पूछ लिया जाता है कि किसमें कितनी वो है। अब इसी की आगे बढ़ते हैं। वेटलैंड क्या होता है? देखिए, वेटलैंड एक तरह का, देसी भाषा में बोलो तो झोड़ होता है। झोड़ जहाँ पे एक तरह का वेस्टलैंड टाइप होता है, जहाँ पे कुछ उगाता नहीं है, कोई वो नहीं होती, खेती नहीं होती है, मगर उसमें पानी भरा रहता है। डिफरेंट आपकी स्पीसीज वहाँ पे देखने को मिलती है। मरीन स्पीसीज, मरीन नहीं सॉरी, आपकी एक्वेटिक स्पीसीज, एक्वेटिक एनिमल भी देखने को मिलते हैं। और कई टाइप की आपकी घास और इस टाइप की चीजें देखने को मिलती है, जो आपकी जैसे कि मैनग्रोव देखने को मिलेंगे, मार्शिस दलदल देखने को मिलेगी, रिवर का कुछ पार्ट, लेक्स टाइप देखने को, डेल्टा बनेंगे, फ्लड प्लेन्स और फ्लडेड फॉरेस्ट, राइस फील्ड्स, कोरल रीफ्स, मरीन एरिया, जो कि 6 मीटर से ज्यादा गहरे नहीं होते। तो इस ये जितने भी चीजें मैंने आपको गिनाई है, ये सब आपके वेटलैंड्स में आता है। अब वेटलैंड्स का काम क्या होता है? देखो, वेटलैंड्स एक तरह के सैचुरेटेड वाटर टेबल होती है। सैचुरेटेड वाटर टेबल क्योंकि उसमें पानी आपका 12 महीने भरा रहता है। अब जब पानी भरा रहेगा उसमें, तो जितना जो उसकी मिट्टी है, नीचे अर्थ है, वो जितना पानी को एब्जॉर्ब कर सकेगी वो कर लेती है। फिर उसमें एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उसकी खत्म हो जाती है। तो अब उसकी वाटर टेबल कंप्लीट हो जाती है अर्थ की। तो वहां पे उस एरिया में जहाँ पे आपका वेटलैंड है, तो उसमें जो पानी है वो नीचे सीपेज में नहीं हो पाता, परकोलेट नहीं हो पाता, तो पानी उसमें भरा ही रहता है। इससे यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड देखने को मिलेगी आपको, डिफरेंट टाइप की चीजें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप ये चीजें देख रहे होंगे। तो यहाँ पे ऐसी कई स्पीसीज उग जाती है जो आपकी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा कंजर्व करती है। और इसमें हमारी लगभग बहुत सारी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंड करती है, उनकी लिवलीहुड डिपेंड करती है। यहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, यहाँ पर खाने पीने का, पानी पीने का, तो बहुत सारी चीज़ों पे जो हमारे पीपल्स होते हैं या पॉपुलेशन होती है, इन पे वेटलैंड पे डिपेंड करती है। और हमारी बायोडाइवर्सिटी और ये सब चीज़ें तो कंजर्व रहती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि एक क्रिटिकल पार्ट है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट का। ये फ्लड को कम करती है, फ्लड को मिटिगेट करती है, कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करती है, और एक कम्युनिटी रिलायंस टू डिजास्टर, यानी कि अगर डिजास्टर से हमें बचाती है। कि देखो, अगर कोई डिजास्टर आता है, जैसे फ्लड आती है, तो फ्लड अगर आपकी वेटलैंड्स है, कंजर्व किया हुआ है वेटलैंड को, तो फ्लड का पानी वहां पे स्टोर हो जाएगा। तो फ्लड का इफेक्ट आपके रेजिडेंशियल एरिया में, जहाँ पे आपकी रेजिडेंशियल डिवेलपर्स रहते हैं, ट्राइबल्स एरियाज है, वहाँ पे आपका फ्लड का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, जैसे अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है आसाम में। आसाम में कितनी जबरदस्त फ्लड आई हुई है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि वेटलैंड्स यहाँ पे आपके डैमेज हो चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है, पूरे उसमें जो क्या नाम जो सेडिमेंट्स है वो पूरा भर गया, उसकी साफ सफाई नहीं होती, तो इस वजह से उसकी जो रिजाइलेंस है, रिजाइलेंस टू डिजास्टर, वो बहुत ही कम है। ठीक है, अब ये इम्पैक्ट ऑफ फ्लड, फ्लड का इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती है। पोल्यूटेंट जो भी होता है आपका, जो कार्बन पोल्यूटेंट है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, डस्ट को एब्जॉर्ब करती है, और बहुत सारे हमारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उनको सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि वाटर की क्वालिटी इसमें इम्प्रूव होगी। जो हमारा वाटर, इम्प्योर वाटर होगा, इम्प्योरिटी होगी, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और आपको प्योर वाटर बचेगा। ये वेटलैंड आपके ह्यूमन और प्लांट लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें बोला गया 1 बिलियन पॉपुलेशन जो है इस पे जिंदा रहती है, मतलब कहने का मतलब इसके ऊपर जीवित है, अपनी लिवलीहुड वेटलैंड से चलाते हैं। और 40% वर्ल्ड की जो इतनी स्पीसीज है वो इसी में रहती है, और वहाँ पे अपना जीवन यापन करती है वेटलैंड में। तो ये फूड के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, जेनेटिक रिसोर्सेज, मेडिसिन के लिए, हाइड्रो पावर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, इम्पोर्टेंट वो वाटर बॉडी है। ठीक है, 30% ऑफ लैंड जो है कार्बन का इसी में स्टोर हो जाता है। किसमें? पीटलैंड में। पीटलैंड एक तरह का वो आपका वेटलैंड ही होता है, जहाँ पे आपकी वाटर बॉडी देखने को मिलती है। यही है कि इससे ट्रांसपोर्ट में सुविधा होती है, टूरिज्म बढ़ता है, कल्चर और स्पिरिचुअल्स वेलबींग का एक तरह से इकोसिस्टम तैयार होता है। तो ये सब इसमें बताया गया कि यहाँ पे अबोरिजिनल जो पीपल होते हैं, जो आदिमानव या आदिवासी होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रहने के लिए।
ठीक है। अब अगला आर्टिकल हमारा वाटर हियासिंथ के बारे में। देखिए अभी क्या हुआ, वेस्ट बंगाल जो हमारा इंडिया का एक स्टेट है, उसने क्या वाटर हियासिंथ का यूज किया है, क्या चीज़ डेवलप करने में, कि कॉटेज इंडस्ट्री में इसका बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर लिया है। जो ये एक्वेटिक वीड प्लांट है इसका यूज किया है। अब वो कैसे यूज किया है वो हम जानते हैं, और ये किस तरह से खतरनाक है, किस तरह से फायदेमंद है, वो सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे वाटर हियासिंथ के बारे में। ठीक है, इसलिए इसी वजह से न्यूज में आया, क्योंकि वेस्ट बंगाल ने इसको वाटर हियासिंथ को नहीं किया। अगर देसी लैंग्वेज में बोलूँ सिंपल शब्दों में, तो इसको शोक समुंदर भी बोलता है, सोक्ता भी बोलते हैं, और भी कुछ बोलते होंगे, और मुझे नाम ध्यान नहीं है, मगर ये देसी लैंग्वेज में तो इसको शोक समुंदर बोला जाता है। ठीक है, अब इसके फैक्ट जान लेते हैं। जो वाटर हियासिंथ है, इसका अगर साइंटिफिक नेम बोला जाए, इकोर्निया क्रैस्पिस मार्ट बोला जाता है इसको, इकोर्निया क्रैस्पिस मार्ट। ठीक है, ये एक्वेटिक वीड होती है। वीड मतलब एक तरह की खरपतवार होती है जो पानी में पैदा होती है। ठीक है, कुछ खरपतवार जैसे आपने खेत में देखी होगी, ऐसी घास फूस पैदा हो जाती है जो आपकी फसल के लिए खतरनाक होती है, और एक तरह से डैमेज करती है, जगह भी घेरती है, और मतलब किसी फायदे की नहीं होती। तो एक तरह की वो वीड होती है जो आपकी धरती पर उगती है, मगर ये पानी में उगती है। तो ये वाटर बॉडी में उगती है, ये साउथ एशिया में ज़्यादा देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग इंडिया। अब ये इंडिजीनियस स्पीसीज नहीं है। एक तो स्पीसीज होती है इंडिजीनियस जो अपने इंडिया में ही उगी, इंडिया में ही इसका जन्म हुआ, मगर ये इंडिजीनियस नहीं है। ये जब आपका ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे ब्रिटिश ने क्या किया, इसको साउथ अमेरिका से लाके इंडिया में इसे इंट्रोड्यूस किया। इसके इंट्रोड्यूस करने का कारण ये था कि इस पे एक नीला फूल लगता है जो कि बहुत सुंदर होता है। जब ये लगता है बहुत सुंदर होता है, तो इसे ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए लाया गया, कि जैसे कि हम अपने पेड़ पौधों को पानी में लगाते हैं तो वो सुंदर दिखते हैं। और भी कई तरह के ऐसे एक्वेटिक ट्रीज वो होते हैं, आपके पेड़ पौधे फ्लोरा फोना होते हैं, फ्लोरा होता है, तो उनको हम लगाते हैं। मगर अब प्रॉब्लम ये है कि ये फायदा पहुंचाने से ज्यादा, सुंदर लगने से ज्यादा, अच्छा खूबसूरत दिखने से ज्यादा ये नुकसान पहुंचा रहा है। नुकसान किस वे में पहुंचा रहा है, कि इस तरह से पहुंचा रहा है नुकसान, कि जो ये इतनी तेजी से ग्रो करता है। मान लीजिए आपकी ये वाटर बॉडी है, ठीक है, अब ये वाटर हियासिंथ इस पर लगे हुए हैं। ये इतनी तेजी से ग्रो करता है कि इसे पूरे को घेर लेगा, और ये इतने चौड़े पत्ते होते हैं जो इस पर सनलाइट आगे पड़ेगी, वो सनलाइट को वाटर में पेनिट्रेट ही नहीं होने देता। यानी कि जब सनलाइट वाटर में नहीं जाएगी, जो आपकी अंदर एक्वेटिक लाइफ है, जैसे अंदर फिश है और भी जीव जंतु है, उन्हें अगर वो धूप नहीं मिलेगी तो जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि हर प्राणी को, हर क्रिएचर को आपका विटामिन डी और धूप चाहिए जिंदा रहने के लिए, उसके वेलबींग के लिए। तो जब उसे धूप नहीं मिलेगी, और जो अंदर एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, इसलिए वो डैमेज हो जाती है। इसलिए क्या है, वाटर बॉडी को पूरा ढक लेती है, और वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कट ऑफ सनलाइट एंड रिड्यूसेस ऑक्सीजन लेवल इन वाटर एंड मेकिंग इट अनफिट फॉर कॉमर्शियल यूज। कॉमर्शियल यूज अगर हम किसी तालाब में या किसी पॉन्ड में, किसी लेक में आप फिशिंग करना चाहिए, या आप कॉमर्शियल फिशिंग करना चाहे, तो कॉमर्शियल फिशिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि वाटर, वहाँ पे तो वाटर हियासिंथ उगा हुआ है, तो वाटर हियासिंथ उगा हुआ होगा, तो वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। तो यही इसमें बोला कि सफोकेट कर देती है, जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है उनको एयर नहीं मिल पाती, तो एक तरह के सफोकेशन। सफोकेशन किस कंडीशन को बोलते हैं, जब एयर की आपकी मात्रा बहुत कम हो जाए तो दम घुटने को सफोकेशन बोलते हैं। तो एक तरह से जो भी आपकी वाटर बॉडी है, जैसे रिवर होगी, रिवुलेट होगी, या वाटर रिवर से निकली हुई छोटी सी धारा, उसे रिवुले बोलते हैं। स्ट्रीम्स हो गई, पॉन्ड्स हो गई, डैम्स हो गए, लेक्स हो गई, बोक्स हो गए, ये जो सारी वाटर बॉडीज है, ये अनसुटेबल बना देता है ये कमर्शियल फिशरी के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्योंकि अगर आपकी जो समुद्र है उसमें बहुत ज़्यादा पैदा हो गया, तो जो आपके जहाज जाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई चीज़ें, और रिक्रिएशन के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए मुश्किल होता है। ठीक है, अब यही सब इसमें बोला। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि इसको बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जा रहा है। इसको आप पकड़ो, मतलब इसको काटो, फिर वहां से निकालो जहाँ पर भी उगा हुआ है, इसको सुखाओ, जैसे भी इसका ऑर्गेनिक फॉर्म में इसका एग्रीकल्चर में यूज करो, यानी कि एज ए फर्टिलाइजर यूज करो। इसको बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर नहीं, क्योंकि बायो इसलिए बोलते हैं कि ये आपकी घास फूस ही एक तरह की, तो ये डिकम्पोज की जा सकती है, तो बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल है, इसलिए बायो फर्टिलाइजर बोला है। तो इसका इसका एक दूसरा यूज ये भी है कि फाइटो रिमिडिएशन स्पीसीज। फाइटो रिमिडिएशन स्पीसीज उन्हें बोला जाता है जो आपके जैसे हानिकारक चीजें होती है, जो आपके
मेटल्स होते हैं, हानिकारक मेटल होते हैं, जो कार्सिनोजेनिक मेटल होता है, उन्हें एब्जॉर्ब कर ले, और जो आपकी वाटर बॉडी है उसे शुद्ध रखे, उसमें इस तरह की मिक्सिंग ना होने दे, इस तरह के मेटल्स की, इस तरह की इम्प्योरिटीज की। तो टॉक्सिक मेटल्स को, मेटाबोलाइट्स को ये कंज्यूम कर लेते हैं, और उनको वाटर बॉडी को या वाटर को ये आपका दूषित नहीं होने देते, या हार्मफुल मेटल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये इसमें बोला गया कि इसके दो तीन फायदे हैं। ठीक है। अगला आर्टिकल हमारा साओ जोआओ फेस्टिवल के बारे में। साओ जोआओ फेस्टिवल ये हर मानसून में मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? कैथोलिक्स के द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पे? गोवा में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कैथोलिक्स के द्वारा मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है। जो कैथोलिक्स थे हमारे, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। किस एक तरह की दावत होती है, किसकी याद में? सेंट जॉन, जो बाप्टिस्ट थे हमारे, सेंट जॉन बाप्टिस्ट। तो एक तरह से इसका साओ जोआओ का दूसरा नाम सेंट जॉन बाप्टिस्ट फीट भी है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, सेंट जॉन बाप्टिस्ट फीट। तो एक तरह का इसका दूसरा नाम हो गया साओ जुआओ फेस्टिवल का। ठीक है, गोवा में मनाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोवा में जो कैथोलिक जितने भी होते हैं हमारे, वहाँ पे जो गाँव में रहते हैं रेजिडेंट, वो उसे सेलिब्रेट करते हैं सभी मिलकर। एक कुआं बना दिया जाता है, उसमें पानी भर दिया जाता है, अपने सिर पे इस तरह के फूल पत्ती और फल फ्रूट बांध के उसमें, इसको कैंपल बोलते हैं शायद, मैं ध्यान नहीं है अभी, कैंपल बोलते हैं इसको, जो ये सिर के ऊपर बांधते हैं। ये सारे कैथोलिक उसमें कूदते हैं, एंजॉय करते हैं, गाना गाते हैं। ठीक है, तो किसकी याद में करते हैं? 24 जून को ही इसे करते हैं, सेंट जॉन बैप्टिस्ट की याद में उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो यही बोला है, कैथोलिक सेलिब्रेट ऑल द फीट्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। ठीक है, विच इंक्लूड द फीट ऑफ द सेंट जॉन बैप्टिस्ट इन 24 जून, ऑन 24 जून। तो इसमें ये बोला गया है। जो जॉन बैप्टिस्ट थे वो एक आदमी थे, वो उनको बैप्टाइज किया था किसको? जीसस क्रिस्ट को, रिवर जॉर्डन पे क्या नाम, उन्होंने बैप्टाइज किया था। बैप्टाइज में क्या होता है? जो आपका पादरी होता है चर्च का, वो जो बच्चा पैदा होता है उसके सिर पे वो सेक्रेड जो वाटर होता है, जो उनकी उसमें इसमें होता है वाटर, जो वेसल होता है, सेक्रेड वाटर को हाथ में लेके, और वो पढ़ते हैं इन द नेम ऑफ सन, इन द नेम ऑफ मदर सन एंड द गॉड। इस तरह से वो अपना वो पढ़ते हैं, जो भी इनका सेक्रेड लाइन होती है, और पढ़ के इस तरह से ये बैप्टाइज किया जाता है बच्चों को। तो एक तरह से वो पूरा कैथोलिक बन जाता है। तो ट्रेडिशनली कहाँ कहाँ किया जाता है? ये गोवा में किया जाता है। एक तो साउथ गोवा में कोर्टालिम जो जगह है वहाँ पे, और दूसरा नॉर्थ गोवा की अगर बात करें, हरमल में, बागा में, शिवलिम में, तेरेखोल में, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत सालों से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसको जब ये कूदते हैं, उसमें पौंड में कूदते हैं, तालाब में कूदते हैं, पूल में कूदते हैं, पार्टी मनाते हैं, प्राइवेट प्लेयर हो या कोई कोई भी हो, तो उसे जॉय, लीप ऑफ जॉय बोला जाता है। ठीक है, लीप ऑफ जॉय बोला जाता है, क्योंकि छलांग, लीप एक तरह से छलांग होती है, जॉय मतलब खुशी की छलांग। तो लीप ऑफ जॉय बोल जाते हैं। आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ये मोटा कैसे छलांग मार रहा है इसके ऊपर अपने सिर पे, ये फल फ्रूट और फूल पत्ती बांध के, और ये गाना गा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, खूब हाउला कर रहे हैं पौंड में, तालाब में। इस तरह की ये इनकी सेलिब्रेशन होती है ना। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, इसकी नॉर्थ गोवा का मैप दिखाया गया और साउथ गोवा का। नॉर्थ गोवा में जो हम बात करते हैं, हड़ताल की कर रहे थे, सावलिन की कर रहे थे, यहाँ पे सावलिन होगा ये रहा। तो ये सब यहाँ पे नॉर्थ गोवा में मनाया जाता है। और उसकी जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कार्टालिम की, ये रहा कार्टालिम आपका, कोर्टालिम। तो यहाँ पे नॉर्थ सॉरी साउथ गोवा में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये मैप मैंने इसलिए डाला है ताकि पिक्चर क्लियर हो सके। तो इसमें यही बोला गया, ट्रेडिशनली देयर आर स्पिरिटेड साउथ फेस्टिविटीज, कि वो बहुत ही स्पीड के साथ जो ये फेस्टिविटीज है इनको मनाते हैं। किस विलेज में? कोर्टाली में, जो कि साउथ गोवा में, हरमल, बागा, सियोलिम, तेरेखोल, किस में? नॉर्थ गोवा में ये सब सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह की नाव को पानी में ले जाके उस पे नाचते गाते हैं, झूलते हैं, पानी में कूदते हैं। ये सब पिक्चर आप देख ही चुके हो पिछली स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं, जो इसका सेलिब्रेशन होता है, जो रिवेलर्स होते हैं, वो आपका क्राउन पहन के फ्रूट्स का और फूल पत्तियों का, फ्लावर्स का क्राउन पहनते हैं अपने ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाटर बॉडीज में, जैसे वेल हो गया, पॉन्ड हो गया, फाउंटेन्स हो गया, उसमें छलांग लगाते हैं, जिसे लीप ऑफ जॉय बोला जाता है। हम डिस्कस कर ही चुके हैं इसमें, हालांकि ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है इस आर्टिकल में। ठीक है, हाँ, यहाँ पे चीज़ जानने की है, ये जो इनका ट्रेडिशनल वो होता है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको घुमट बोलते हैं, जिसे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट होता है। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट ये होता है इस टाइप के, ये टिम्पानी आपका हो गया, स्टील ड्रम हो गया, कॉन्गैस हो गया, है ना, कैस्टेनेट्स हो गए, मराकास हो गया, तंबूरिन हो गया, ट्रायंगल हो गया, जाइलोफोन हो गया, ग्लोकेन
ग्लोकोनिस्पेल हो गया, ठीक है, ड्रम किट होगी। ये सब आपके जितने भी है, ये आपके परक्यूशन वो बोले जाते हैं, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट यानी गाने बजाने के इंस्ट्रूमेंट है। उसका एक पार्ट है आपका ये वाला, एक मटके पे एक तरह का ये बांध दिया जाता है, मेम्ब्रेन टाइप बांध दी जाती है, और इस पर घुंघरू से और हाथ की थपकी बजाते हैं तो बहुत अच्छी प्यारी सी साउंड निकलती है। इसको ही गमट बोलते हैं, घुमट बोलते हैं, ठीक है। इसको ये एंजॉय करते हैं। और फैनी सर्व करते हैं सभी को। फैनी एक तरह का एक फ्रूट होता है जिसकी दारू बनाई जाती है, ड्रिंक बनाई जाती है ना। ठीक है, तो ये अब फोटो में फैनी दिखाई गई है, ठीक। तो यही सब इसमें बोला गया है। जंपिंग इनटू वाटर रिवर ये सिंबलाइज करती है कि भाई गोवा में ये सब हुआ था वो होता, ये सब इसमें बोला जा रहा है। अब अगला आर्टिकल हमारा ज्योतिर्गमय के बारे में। देखिए अभी क्या हुआ है, रिसेंटली ज्योतिर्गमय जो फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किया गया, किस मौके पर, वर्ल्ड म्यूजिक डे के मौके पर, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। अब ये एज ए किसका पार्ट, आज़ादी के अमृत महोत्सव के पार्ट में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, किसने ऑर्गेनाइज किया, संगीत संगीत नाटक अकेडमी ने इसको ऑर्गेनाइज किया। इसका पर्पज यही है कि हमें उस टैलेंट को बाहर निकाल के आना है, उस टैलेंट को दुनिया के सामने निकाल के आना है, उसको बहुत आगे बढ़ाना है। जो ऐसा रेयर टैलेंट होता है, कैसा, जो म्यूजिक में होता है, जैसे कि आपके ट्रेन एंटरटेनर होता है, आपने देखा हो ट्रेन में कई गाने बजाने वाले होते हैं जो कि बहुत अच्छा गाते बजाते हैं, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी प्यारी होती है, गाते हैं, मगर उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता, क्योंकि वो, उनके पास ना तो पैसा होता है, ना इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके नेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो ये जो ज्योतिर्गमय वाला इनिशिएटिव फेस्टिवल है, ये इन्हीं को ही रिकॉग्नाइज करता है। ये एक तरह के अनसंग परफॉर्मर्स इन्हें बोल सकते हो, अनसंग आर्टिस्ट बोल सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया स्टेज परफॉर्मेंस, ट्रेन एंटरटेनर और परफॉर्मर अटैच टू द टेम्पल। जो टेम्पल में आपके संगीत और ये भजन वजन गाते हैं, उनकी आवाज़ और गाने जो है काफ़ी अच्छे होते हैं, मगर उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। इस फेस्टिवल को 21 से 25 जून के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि इस आर्टिकल ये लेट हो गया थोड़ा सा, खैर कोई नहीं, मगर आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया। सिग्निफिकेंस यही है कि सेंसिटाइज करना है आदमियों को, कि उनके बारे में जाने समझे, उनको इज्जत दें, उनकी आर्ट को। और ये बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि उनके पास जो क्राफ्ट है, उनके पास जो कला है, उसको सेफ गार्ड करके रखे, उसको आगे लेके आए, जिससे कि उनकी जो स्किल है, रेयर स्किल है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने की, सिंगिंग की, उसको एक आवाज़ मिल सके, और ये जो अनहर्ड आर्टिस्ट है, इनको लाइमलाइट में लाया जा सके। तो यही सब इसमें बताया गया ज्योतिर्गमय आर्टिकल में, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज की हमारी डिस्कशन। आज की डिस्कशन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। कल तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।